बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आप सब लोग बखैर व आफियत होंगे। हम आज का जो लेक्चर देखेंगे ये हमारा प्रोज पोर्शन का पहला लेक्चर होगा और इस लेक्चर को मैंने छोटे छोटे पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया है। तो लेक्चर 1 पार्ट 1 आज हम लोग देखेंगे और प्रोज पोर्शन के अंदर जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो के अंदर कोर्स कंटेंट एंड पेपर पैटर्न बता दिया था पंजाब यूनिवर्सिटी स्प्लिट प्रोग्राम का, तो हम लोग देख लेते हैं इसको। तो हमारा जो पहला लेक्चर है उसका पार्ट 1 हम स्टार्ट करते हैं जी। अच्छा, सबसे पहले जो आपका चैप्टर है, आप लोग जो यकीनन आप लोगों ने बुक खरीद ली होगी, टेक्स्ट बुक जो है आपके पास, अ सिलेक्शन ऑफ इंग्लिश प्रोज, तो उसके अंदर जो पहला चैप्टर है आपका वो है द डैम्ड ह्यूमन रेस और जिसके ऑथर है मार्क ट्वेन। तो आज की जो मुख्तसर सी वीडियो है, जो लेक्चर है, इसके अंदर मैंने कोशिश की है कि मैं एक आपको हल्का सा प्रीव्यू दे दूं, एक थोड़ा सा इंट्रो दे दूं जो ये ऑथर हैं मार्क ट्वेन, इनके बारे में। तो इस वजह से हम लोग टेक्स्ट का पोर्शन थोड़ा सा कम इंक्लूड करेंगे इसके अंदर। दूसरी बात जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और आप लोग लाजमी इसको नोट कीजिएगा कि मैं 1 बाय 1 रीड आउट करूँगी पैसेज को और साथ में वर्ड्स मीनिंग्स भी बताती जाऊँगी और उसको ट्रांसलेट करती जाऊँगी ताकि आप इजीली उसको ग्रैस्प कर लें, क्योंकि पाकिस्तानी होने के नाते जो हमारी बेसिक नेटिव लैंग्वेज है वो उर्दू है, वी ऑल नो दैट। तो हम लोगों को सबसे पहले इंग्लिश टेक्स्ट को ग्रैस्प करना बहुत ज़रूरी है, ताकि हम जब तक उसको अंडरस्टैंड नहीं करेंगे अच्छे तरीके से तो हम उसको रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते अच्छे तरीके से। तो रिप्रोडक्शन ऑफ दैट टेक्स्ट is very much important in terms of solving your paper, because आपको किसी भी चैप्टर को जब पढ़ेंगे आप, तो उसके अंदर आपने ये चीज़ ज़रूर देखनी है कि आप उस चैप्टर के एसेंस को कवर कर पा रहे हैं कि नहीं, उसकी बेसिक थीम को आप ग्रैस्प कर पा रहे हैं कि नहीं, और फिर आप समरी उसकी लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जितने भी आपके क्वेश्चंस होते हैं वो अल्टीमेटली लिंक होते हैं उस चैप्टर के या उस प्ले के या उस शॉर्ट स्टोरी के सेंट्रल आइडिया के साथ। तो हम इसको डिस्कस करेंगे। पहले हम रीड आउट कर लेंगे पूरा टेक्स्ट और चैप्टर, और उसके बाद इंशाल्लाह ताला आने वाली वीडियोस के अंदर आपको इसका सेंट्रल आइडिया भी मिल जाएगा और मेन पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। तो अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले, द डैम्ड ह्यूमन रेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताती चलूँ कि प्रोज क्या होती है, प्रोज का मतलब क्या होता है। जैसे आप उर्दू में नसर पढ़ते हैं और शायरी पोइट्री पढ़ते हैं, बिल्कुल ऐसे ही इंग्लिश लिटरेचर के अंदर प्रोज नसर को कहते हैं, यानी रिटन फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म के अंदर जो आप कोई भी चैप्टर या उनका कोई भी तहरीर उनकी जो है वो पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा चैप्टर है वो है द डैम्ड ह्यूमन रेस बाय मार्क ट्वेन। तो हु वाज मार्क ट्वेन? तो मार्क ट्वेन जो है उनकी थोड़ी सी एक हिस्ट्री को हम देख लेते हैं। ये आपको पोर्ट्रेट में मार्क ट्वेन नज़र आ रहे हैं। मार्क ट्वेन एक्चुअली उनका जो रियल नेम है वो है सैमुअल लैंगन क्लेमेंस, और बेसिकली जो मार्क ट्वेन है ये इनका कलमी नाम है, पेन नेम है। कौन थे ये? अमेरिकन राइटर थे जी, ह्यूमरिस्ट थे, एंटरप्रेन्योर थे, पब्लिशर थे एंड लेक्चरर थे। और इनके बहुत सारे मशहूर नॉवेल्स हैं, जिसमें से 2 जो हैं वो बहुत ज़्यादा मशहूर हैं, जिसमें एक है द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर जो कि 1876 में इन्होंने लिखा था और इसके सीक्वल्स भी आए थे। और सेकंड जो इनका नॉवल बहुत मशहूर है द एडवेंचर्स ऑफ हकलबेरी फिन, 1884 में ये लिखा था। और भी इनकी बहुत सारी राइटिंग्स हैं, लेकिन इन 2 का मैंने सिर्फ यहाँ पे इस लेवल के ऊपर जिक्र करना मुनासिब समझा। अच्छा, अब इनकी राइटिंग, जब किसी भी राइटर के बारे में हम पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं तो हमारे माइंड में फ़ौरन ये आता है कि ये राइटर तो जी बहुत अच्छा तंज़ो मिज़ाह लिख लेते हैं, इनकी राइटिंग्स में जो है हमें गम का आंसर मिलता है, जैसे उर्दू में हम देखते हैं। तो बिल्कुल इंग्लिश के अंदर भी जो डिफरेंट ऑथर्स और राइटर्स हैं आपके पास, उनकी जो नेचर है या फितरत है वो उनके काम में झलकती है, और उसका एक बहुत बड़ा जो पहलू है वो उनकी जो पर्सनल लाइफ होती है वो होती है। ठीक है, तो अगर आप देखते हैं मार्क ट्वेन की राइटिंग्स को, तो उसकी विट, सटायर वो हमें प्रोज में नज़र आएगी, स्पीचेस में भी नज़र आएगी, और उसने तारीफ भी जीती है अपने क्रिटिक्स और पेयर्स से। यानी कि क्या ये पॉइंट हमें बता रहा है, हिज विट एंड सटायर इन प्रोज एंड इन स्पीच ऑन प्रेज फ्रॉम क्रिटिक्स एंड पेयर्स। तो क्रिटिक्स जो है ना आपके पास, आपको पता है, जो तजिया निगार होते हैं, ठीक है, जो किसी भी काम को मेन मेखुस में से निकालते हैं, उन्होंने भी इसकी तारीफ की है, और पेयर्स उसके जो हम असर लोग थे उन्होंने भी। और ये जो चीज़ आप पढ़ चुके हो कि विट और सटायर क्या है। विट यानी अक्लमंदी के साथ ह्यूमर को लेना, एंड सटायर जो है वो तंज होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, जो आयरॉनिकली जो तंज किया जाता है, सितम ज़रीफ़ी जो होती है हालात की, उसको डिस्कस किया जाता है, वो सटायर कहलाता है।
तो इनकी ज़िंदगी में इन्होंने अपनी राइटिंग से बहुत पैसा कमाया और इन्होंने बहुत कुछ हासिल किया उससे। ये पब्लिशिंग ग्रुप के साथ भी इस्टेब्लिश थे और जैसे आपने देखा कि ये लेक्चरर भी थे, पब्लिशर भी थे, एंटरप्रेन्योर भी थे। तो इनकी जो फाइनेंशियल अर्निंग्स थी बाद में इन्होंने इन्वेस्ट भी की, जो कि मुख्तलिफ प्रॉब्लमेटिक सिनारियोज़ की वजह से इनकी रकम डूबती भी रही और भी इनको डिफरेंट मसाइल का सामना करना पड़ा, जो कि फाइनेंशियल ट्रबल्स ने इफ़ेक्ट किया। जाहिर सी बात है किसी भी ऑथर की जो पर्सनल लाइफ होती है वो इफ़ेक्ट करती है उसकी राइटिंग्स को भी, क्योंकि ये जो जितने भी ऑथर्स होते हैं, राइटर्स होते हैं, पोइट्स होते हैं, ये बहुत सेंसिटिव लोग होते हैं जो कि अपने इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट और अपनी लाइफ से बहुत सारी चीज़ें फ़ौरन से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो चीज़ें फिर इनको पिंच करती हैं और उसको फिर ये अपनी राइटिंग्स की फॉर्म में हमारे सामने ले आते हैं। तो इसकी जो लास्ट राइटिंग्स थी इसकी ज़िंदगी की वो बहुत सेवेज और सटायरिक एंड पेसिमिस्टिक थी, यानी मायूस कुन थी, और उसके अंदर इसने बहुत ज़्यादा चीज़ों को सटायरिक वे के अंदर पोर्ट्रेट किया है। तो दिस वाज अ जनरल स्मॉल समरी लाइक परसेप्शन अबाउट द ऑथर। तो अब आपको पता चल जाएगा, जब आपको ऑथर के बारे में आइडिया हो जाएगा तो आप जो भी चैप्टर आगे पढ़ेंगे या जो भी चीज़ आपने उसकी पढ़नी है तो आपके माइंड में एक क्लियर आइडिया हो जाएगा कि इसकी जो मेंटेलिटी है और जो इसके हालात ज़िंदगी हैं वो कैसे असरअंदाज होते हैं या कैसे ये देखता है सोसाइटी को। जब हम कोई भी पोइट्री पढ़ते हैं या फिर हम कोई भी प्रोस पढ़ते हैं किसी भी ऑथर की, तो हम बेसिकली ऑथर की आंख से दुनिया को देख रहे होते हैं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हम दुनिया को देख रहे होते हैं। तो नेक्स्ट आगे चलते हैं जी, अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। होपफुली आपको समझ आ गया होगा ये वाला पार्ट। अच्छा जी, अब मैं रीडिंग करूंगी वन बाय वन। होपफुली आप लोग अपना टेक्स्ट देखोगे साथ में और साथ में हम चेक कर लेते हैं इसको कि इसको हम कैसे आगे लेके चलते हैं वर्ड बाय वर्ड। अच्छा जी, आई हैव बीन स्टडिंग द ट्रेट्स एंड डिस्पोजिशंस ऑफ लोअर एनिमल्स ब्रैकेट में सो कॉल्ड एंड कंट्रास्टिंग देम विद द ट्रेट्स एंड डिस्पोजिशंस ऑफ मैन। तो पहले जुमले में क्या कह रहा है ऑथर, मार्क ट्वेन क्या कहने की कोशिश करें कि मैं पढ़ता रहा हूँ, मैंने स्टडी किया है ट्रेट्स खुसूसियात को, ठीक है, और डिस्पोजिशंस मिजाजों को। डिस्पोजिशन मिजाज को कहते हैं, ट्रेट खुसूसियात या प्रॉपर्टीज़ कैरेक्टरिस्टिक किसी भी चीज़ के लोअर ऑर्गेनिजम्स यानी बज़ाहिर सो कॉल्ड यानी कि नाम नेहाद, सो कॉल्ड का मतलब होता है नाम नेहाद, लोअर ऑर्गेनिज्म जिनको हम कमतर जानवर या हकीर जानवर तस्वुर करते हैं, उनकी खुसूसियात और उनके मिजाजों को ऑथर कह रहा है कि मैं बहुत अच्छे तरीके से स्टडी करता रहा हूँ। एंड कंट्रास्टिंग देम विद द ट्रेट्स, और मैंने उनको कंपेयर किया है, उनको मैंने मवाजना किया है। कंट्रास्टिंग यानी मवाजना करना, दोनों चीज़ों को कंपेयर करना, विद ट्रेट्स एंड डिस्पोजिशंस ऑफ मैन, इंसान के मिजाज और इंसान की खुसूसियात के साथ। आई फाइंड द रिजल्ट ह्यूमिलिएटिंग टू मी। जब उसने ये सारी चीज़ें कर ली यानी कि उसने मवाजना कर लिया तो उसने क्या देखा, वो बता रहा है कि मैंने देखा कि रिजल्ट जो था वो मेरे लिए काफ़ी ज़िल्लत आमेज़ था, तहकीर आमेज़ था। ह्यूमिलिएटिंग मीन ज़िल्लत आमेज़। फॉर इट obliges me to renounce my allegiance to the Darwinian theory of ascent of man from lower animals, since it now seems plain to me that the theory ought to be vacated in favor of a new and a truer one. Truer one कौन सी हो सकती है? And this new and truer one to be named the descent of man from the higher animals. तो ऑथर बता रहा है जी आपको कि जब उसने थ्योरी को स्टडी किया है तो उसने देखा है कि जो डार्विन ने इससे पहले थ्योरी पेश की थी जो कि किसके बारे में थी, असेंट ऑफ मैन फ्रॉम लोअर एनिमल्स, कि इंसान लोअर ऑर्गेनिज्म से तरक्की करता हुआ इस शक्ल तक पहुंचा है, जो कि एवोल्यूशन के अंदर अक्सर बायोलॉजी के अंदर स्टडी करते हैं। उसने कहा कि मैं इस थ्योरी से इत्तेफाक नहीं करता क्योंकि जो मैंने एक्सपेरिमेंट किए हैं, जो मैंने कंपैरिजन किया है, उसमें मुझे कुछ और ही नज़र आया है। तो अब मेरे नज़र में इस थ्योरी को क्या होना चाहिए, इस थ्योरी को तब्दील कर देना चाहिए, रिनाउंस कर देना चाहिए। यानी इस थ्योरी के अंदर उल्टा उसने कह दिया कि डिसेंट ऑफ मैन फ्रॉम द हायर एनिमल्स, के एनिमल्स जो हैं वो इंसान से हायर हैं और इंसान जो है उन्हीं से उसका जवाल हुआ है। यानी कि हायर ऑर्गेनिज्म, इंसान भी कभी हायर ऑर्गेनिज्म के साथ या हायर एनिमल्स के साथ था और अब उसका जवाल होते होते वो इंसान बन गया है। तो अभी आपको क्या लग रहा है इस थ्योरी के अंदर, इस पैराग्राफ के अंदर ऑथर क्या कहना चाह रहा है? बिल्कुल, ऑथर यही कहना चाह रहा है कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूक़ात नहीं है,
ठीक है, जैसे टाइटल भी आपको बता रहा है ना, द डैम्ड ह्यूमन रेस। डैम्ड ह्यूमन रेस का मतलब क्या है? मलून इंसानी नस्ल। ठीक है, तो मलून इंसानी नस्ल क्यों है? अभी आप ये चैप्टर जब पढ़ेंगे तो इसको अपनी सोसाइटी के साथ ज़रूर कंपेयर कीजिएगा कि आजकल हमारी सोसाइटी के अंदर क्या होता चला जा रहा है। तो फिर आपको ये चैप्टर लगेगा, हालांकि मार्क ट्वेन ने ये बहुत पहले ये चैप्टर लिख लिया था, क्योंकि अगर आपको मार्क ट्वेन का अरसा हयात अगर बताया जाए तो इसकी जो लाइफ है वो कब से कब तक है? 1835 से 1910। तो उस टाइम पे भी इंसान के अंदर जो है ना तनज़्ज़ुल ज़वाल का टाइम शुरू हो गया था, क्योंकि उस टाइम पे भी आपके पास जो इंडस्ट्रियलाइजेशन थी वो आ चुकी थी, और इंडस्ट्रियलाइजेशन ने इंसान को बहुत तब्दील कर दिया, मादा परस्त बना दिया इंसान को। और अब आप देख लें, जो हमारे पास इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का जो दौर आ गया है, जैसे घर में भी आप लेक्चर नोट करें तो इंसान के अंदर बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इंसानी रवाबे, जैसे अभी भी हम सोशल डिस्टेंसिंग कर रहे हैं ना कोविड-19 की, तो इंसान का इंसान से ताल्लुक जितना कम होता जाता है और मादी चीज़ों से जितना बढ़ता चला जाता है, तो उसके अंदर इंसानियत का लेवल जो है उतना ही कम होता चला जाता है। तो ये चीज़ आपको इस चैप्टर के अंदर बहुत अच्छे से कंपैरिजन जो किया है मार्क ट्वेन ने वो नज़र आएगी। ठीक है, तो कुछ जो आपके पास यहाँ पे अल्फाज हैं उसके मीनिंग में एक दफ़ा आपको दोबारा दोहरा देती हूँ, ताकि आपको पहले पैराग्राफ के अल्फाज का मतलब अच्छे से समझ आ जाए। तो पहले पैराग्राफ में हमने पढ़ा ट्रेट्स, जिसका मतलब है खुसूसियात। फिर हमने पढ़ा डिस्पोजिशन, जिसका मतलब है मिजाज। फिर आपके पास लोअर ऑर्गेनिजम्स, हकीर जानवर, सो कॉल्ड, नाम नेहाद। फिर आपने ह्यूमिलिएटिंग का वर्ड एक पढ़ा है, ह्यूमिलिएटिंग का मतलब है जिल्लत आमेज। ऑब्लाइजिस का मतलब है मजबूर करना। एंड देन रिनाउंस का मतलब है तर्क करना। एंड एलिजेंस का मतलब है हिमायत करना। और फिर आपके पास विकेटेड का मतलब है नज़रअंदाज करना। एंड फाइनली डिसेंट का मतलब है जवाल। तो अब अगले पैराग्राफ की तरफ चलते हैं। इन प्रोसीडिंग टूवर्ड्स, तो पहले मैं एक दफ़ा रीड आउट कर लेती हूँ, उसके बाद इसको ब्रेक करके छोटे छोटे सेंटेंसेस में इसको हम थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। इन प्रोसीडिंग टूवर्ड्स दिस अनप्लेजेंट कंक्लूजन आई हैव नॉट गेस्ड और स्पेक्यूलेटेड और कंजेक्टर्ड but have used what is commonly called the scientific method. That is to say, I have subjected every postulate that presented itself to the crucial test of actual experiment and have adopted it or rejected it according to the result. Thus, I verified and established each step of my course in its turn before advancing to the next. These experiments were made in the London Zoological Gardens and covered many months of painstaking and fatiguing work. तो बेसिकली इस पैराग्राफ के अंदर क्या बता रहा है ऑथर हमें, मार्क ट्वेन क्या बता रहे हैं कि इन प्रोसीडिंग टूवर्ड्स दिस अनप्लेजेंट कंक्लूजन, इस नाखुशगवार नतीजे को हासिल करने के लिए क्या किया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोसीडिंग हासिल करने के लिए, ठीक है, टूवर्ड्स दिस अनप्लेजेंट नाखुशगवार कंक्लूजन नतीजा, आई हैवंट गेस्ड और स्पेक्यूलेटेड, यानी गेस भी नहीं लगाया मैंने, यानी मैंने क्या साराई भी नहीं की। एंड स्पेक्यूलेटेड का मतलब होता है अंदाजे लगाना, जिसे तुक्के नहीं लगते जैसे आप लोग पेपर्स में लगाते हैं, बिल्कुल वैसे ही। तो ये कह रहा है कि ना मैंने कोई गेस का, जैसे पाकिस्तानी या वैसे भी जनरल परसेप्शन आप देख लें तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बेसिकली ये करते हैं कि हम लोग क्या सराई करते हैं और साथ में स्पेक्यूलेटेड, जैसे हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी में बात कर रहे होते हैं या अभी आप जितने भी सोशल मीडिया उस पर आप देखने को खबर आती है तो फॉरवर्ड करते जाते हैं उसको। ठीक है, और वो खबर जो होती है उसकी अगर आप रूट तक पहुंचे, अगर आप उसकी तहकीक करें तो पता चलता है किसी ने स्पेक्यूलेटेड वर्ड को इस्तेमाल करते हुए अपने माइंड में अंदाज़ा लगाया था कि ये इस तरह होगा, ये इस तरह हुआ होगा, या उसने गेस लगाया होगा। उसके पीछे कोई सॉलिड आपको एक लॉजिक या बेस नज़र नहीं आएगी। तो हम लोगों ने ऐसा नहीं करना। हमारा तो रिलीजन भी हमें सिखाता है, बल्कि दुनिया के तमाम रिलीजन में ये बात मोस्टली बताई जाती है। और पर्टिकुलरली अगर बीइंग मुस्लिम ये बात मैं करूँ तो उसमें ये बात ज़रूर बताई जाती है कि आप कोई भी अगर बात कर रहे हो तो वो कहीं ना कहीं से तो उसका सोर्स होगा। तो आपने उस बात को क्या करना है, एग्जैक्टली आपने उस बात को आइडेंटिफाई करना है कि क्या वो सोर्स ऑथेंटिक है कि नहीं है। ठीक है, तो आपका बिलीवर होने का जो की ऑथेंटिकेशन है वो इसी बात से हो जाएगी कि आप सुनी सुनाई बात पे यकीन करते हैं या उसकी तहकीक करते हैं। एनीवेज नेक्स्ट आगे चलते हैं।
बट हैव यूज्ड व्हाट इज कॉमनली कॉल्ड द साइंटिफिक मेथड। उसने कहा कि मैंने साइंसी तरीक़ाकार को इस्तेमाल करते हुए ये नताइज अखज़ किए हैं, और बज़ाहिर ये अनप्लेजेंट नताइज ही हैं, ना खुशगवार ही हैं, लेकिन मैंने इसको ऐसे ही तुक्के मार के या इसको अंदाज़ा लगा के नताइज अखज़ नहीं किए इससे। अच्छा जी, दैट इज़ टू से आई हैव सब्जेक्टेड एवरी पोस्टुलेट दैट प्रेजेंटेड इटसेल्फ टू द क्रूशल टेस्ट ऑफ एक्चुअल एक्सपेरिमेंट। क्या कहना चाह रहा है ऑथर? ऑथर कहना चाह रहा है कि मैंने हर अगला स्टेप उठाने से पहले क्या किया, अपना पहला कदम जो है वो खूब जांच पड़ताल के उठाया है। जांच पड़ताल मतलब उसको मैंने देखभाल के किया है, बिल्कुल ठीक है। पोस्टुलेट मफरूज़ा, जिन लोगों ने साइंस पढ़ी, चूंकि आप लोग बीएससी के स्टूडेंट्स हैं, मोस्टली मैट्रिक तक तो आप लोग साइंस पढ़ के ही आते हैं, तो पोस्टुलेट जो मफरूज़े हम कायम करते हैं कि क्या पता ऐसा हो, तो जो भी मैंने स्टेप्स उठाए हैं, जो मफरूज़े कायम किए हैं, वो मैंने क्रूशल मीन सख्त किस्म के टेस्ट और एक्सपेरिमेंट से गुजारने के बाद मैंने नताइज अखज़ किए हैं। और उसके बाद मैंने क्या किया है, इसको या तो रिजेक्ट कर लिया है या फिर एक्सेप्ट कर लिया। साइंस में यही होता है ना, ठीक है। तो हर एक जो है ना मौजू को बता रहा है, यानी कि हर एक पोस्टुलेट को मैंने अपनी तजर्बे के हकीकी इम्तहान से गुजार कर फिर या तो इसको कबूल किया इनमें या इसको रिजेक्ट। क्योंकि आपने साइंटिफिक मेथड में पढ़ा है, कोई भी हम फॉर एग्जांपल हम कहते हैं सूरज मशरिक से उगता है, मशरिक से तुलू होता है, तो अगर हम क्या करेंगे, हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, लोगों से रिकॉर्ड करेंगे इसको, या डिफरेंट मेथड इस्तेमाल करेंगे, तो फिर हमें जो हम एक्सपेरिमेंट करेंगे ऑब्जर्वेशन के थ्रू, एंड में हमारा रिजल्ट निकलेगा, या तो वो रिजल्ट उस जो हमने शुरू में मफरूज़ा कायम किया था या तो उसके हक में होगा या उसके खिलाफ। अगर उसके हक में होगा तो उसको एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, अगर उसके हक खिलाफ होगा तो उसको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। तो यही चीज़ यहाँ मार्क ट्वेन बता रहा है कि मैंने भी यही मेथड इस्तेमाल करते हुए, जो साइंसी मेथड है, जो आप साइंस को बहुत ज़्यादा मानते हैं और जो कि दुनिया में तमाम जगहों पे ऑथेंटिक तस्वुर की जाती है, तो मैंने यही मेथड इस्तेमाल करते हुए ये बात की है। और अभी आप देखिएगा नेक्स्ट आगे जब इंशाल्लाह ये चैप्टर हम प्रोसीड करेंगे तो उसने एग्जाम्पल्स के साथ ये चीज़ साबित की है। और मैं ये चाहूँगी इस चैप्टर को बहुत अच्छे से डीप थिंकिंग करने के लिए आप इसको ज़रूर कंपेयर करें अपनी सोसाइटी के साथ, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। जब कोई चीज़ आपको अच्छे से समझ आ जाएगी तो आप उसको अच्छे से रिप्रोड्यूस कर सकोगे, और आपकी इंग्लिश का जब सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छा हो जाएगा तो फिर उसको आप बहुत अच्छे से पेपर के ऊपर बहुत अच्छे से डिलीवर करोगे। अच्छा जी, नेक्स्ट हम कहाँ पर थे? Thus, I verified and established each step of my course in its turn before advancing to the next. यानी मैंने मजीद आगे अगला स्टेप कदम उठाने से पहले पहला कदम खूब जांच कर उठाया है, यानी आगे मैं तब तक नहीं बढ़ा जब तक पहला कदम मैंने अच्छे तरीके से नहीं उठा लिया, ठीक है। These experiments were made, अब वो बता रहा है कि मैंने एक्सपेरिमेंट किए कहाँ पे, लंदन जोलॉजिकल गार्डन्स के अंदर। आपके पास डिफरेंट तरह के गार्डन्स होते हैं, बोटानिकल गार्डन्स होते हैं, जोलॉजिकल गार्डन्स होते हैं। बोटानिकल गार्डन्स के अंदर डिफरेंट प्लांट्स वगैरह होते हैं मुख्तलिफ स्पीशीज़ के। ऐसे ही जोलॉजिकल गार्डन जैसे जू होता है आपका, उसी तरीके से वहाँ पे डिफरेंट स्पीशीज़ के एनिमल्स होते हैं जिनको प्रिजर्व मतलब रखा हुआ होता है, ठीक है। और वहाँ पे इसने एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व करके किए, मुख्तलिफ जानवरों की उसने देखी हरकत और सकनात, और जैसे शुरू में इसने कहा ट्रेट्स एंड डिस्पोजिशन, उसको इंसानों से कंपेयर किया उसने। एंड कवर्ड मैनी मंथ्स ऑफ पेनस्टेकिंग एंड फटीगिंग वर्क। उसने कहा मैं 1-2 दिन में मैंने काम नहीं किया, ठीक है, ये बहुत महीने मुझे इसमें लग गए, और ये पेनस्टेकिंग था और बहुत फटीगिंग था। पेनस्टेकिंग यानी कि मुशक्कत आमेज, जब आपको काम करते हैं तो उसमें से आपको मतलब एक एसाब शिकन और दर्द देने वाला एक काम होता है ना, मतलब कोई भी चीज़ आराम से नहीं होती। तो पेनस्टेकिंग मीन मुशक्कत आमेज, जिसमें मुशक्कत थी, मुझे काम करना पड़ा, और फटीगिंग भी थका देने वाला काम था, कोई आसान काम नहीं था। तो अब जी सेकंड पैराग्राफ के आप मीनिंग्स देख लीजिए। अनप्लेजेंट जो है नाखुशगवार, फिर आपने गेस्ट का वर्ड यूज़ किया, इसका मतलब है क्या साराई करना। स्पेक्यूलेटेड का है अंदाज़ा लगाना, एंड कंजेक्टेड का है मफरूज़ा कायम कर लेना, ठीक है। इसके बाद पोस्टुलेट भी मफरूज़े की ही सेंस में आएगा। क्रूशल सख्त, एंड वेरीफाइड किसी भी चीज़ की पड़ताल करना, ठीक है, उसको दोबारा से जांचना, और एडवांसिंग यानी आगे बढ़ जाना, एंड पेनस्टेकिंग जैसे अभी बताया मुशक्कत आमेज, एंड फटीगिंग जो है थका देने वाला काम था। अब आगे क्या कहता है जी मार्क ट्वेन? बिफोर पर्टिकुलराइजिंग एनी ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स I wish to state 1 or 2 things which seems to more properly belong in this place than further on. This is the interest of clearness. The massed experiments established to my satisfaction certain generalizations to wit. अब इसमें पॉइंट्स डिस्कस करेंगे कुछ 3 जनरलाइज। सबसे पहले मैं आपको इस पैराग्राफ का मतलब समझा दूं
इस पैराग्राफ में क्या कहना चाह रहे हैं कि किसी भी तजर्बे को ख़ास तौर पे यहाँ पे मेंशन या उसका जिक्र करने से पहले मैं एक दो ऐसी बातें आप लोगों को ज़रूर करना चाहूँगा या आपको बताना चाहूँगा, बयान करना चाहूँगा, जो कि अगले स्टेप्स के बारे में ही हैं, अगले मरहले के बारे की इब्तिदा के बारे में ही हैं, और इससे बातें क्लियर रहेंगी, बहुत ज़्यादा वाज़ेह रहेंगी। और बहुत ज़्यादा तजुर्बात जो हैं वो उन्होंने मेरी तसल्ली के मुताबिक अक्ली दलाइल के तौर पे ये उसूल कुछ साबित कर दिए, यानी कुछ 2-3 उसूल ये आगे जिक्र करेंगे, उनको साबित कर दिया है। तो क्या कह रहे हैं, बिफोर पर्टिकुलराइजिंग एनी ऑफ द एक्सपेरिमेंट्स, कि किसी भी एक्सपेरिमेंट को उसका जिक्र, पर्टिकुलराइजिंग खास तौर पे जिक्र करना किसी भी तजर्बे का, उससे पहले विश मैं चाहता हूँ कि मैं स्टेट कर दूँ, बता दूँ एक या दो चीज़ें जिससे बहुत ज़्यादा आसानी रहेगी अगले मरहले के मुतालिक समझने में, ठीक है, ताकि आगे आप आसानी से जा सकें। दिस इज़ द इंटरेस्ट ऑफ क्लियरनेस, यानी कि आप बहुत आसानी से ये वाजे रहे या आपको क्लियर रहें चीज़ें, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, क्या बातें साफ रहेंगी कि द मैस एक्सपेरिमेंट्स, यानी कि मैस नहीं है, ये मैस्ट है, यानी बहुत बड़ी, मैसिव, यानी ज़्यादा अमाउंट के मैंने तजर्बात जो किए हैं, उसने ये बात तो साबित कर दी है मेरी सेटिस्फेक्शन और अकली दलाइल के लिए, कुछ जनरलाइज यानी उमूमी उसूल साबित कर दिए हैं जो आम तौर पे लागू होते हैं। वो कौन कौन से उसूल हैं जी? उन उसूलों में जाने से पहले मैं आपको इस पैराग्राफ के मीनिंग्स का बता दूं। पर्टिकुलराइजिंग का मतलब है ख़ास तौर पर, ठीक है, और मैस्ट का मतलब है बहुत ज़्यादा, और विट का मतलब होता है अक्लमंदी, यानी अकल पर मबनी, यानी कि जिसको अकल तस्लीम करे, एंड देन जनरलाइजेशंस यानी उसूल, उमूमी उसूल जो होते हैं। तो पहला उसूल क्या है? That the human race is one of distinct species. It exhibits slight variations in color, stature, mental caliber, and so on. और क्यों है ये? Due to the climate, environment, and so forth, but it is a species by itself and not to be confounded with any other. इस पैराग्राफ, इस पॉइंट के अंदर क्या बता रहा है ऑथर ये बता रहा है कि नस्ल इंसानी जो है वो दूसरी जिस तरह नस्लें हैं दुनिया में, बिल्कुल उन जैसी एक आम सी नस्ल है, ठीक है। इसके अंदर आपको रंग भी नज़र आएगा, कदोकामत भी मुख्तलिफ नज़र आएगा, और इंसान की अकल भी डिफरेंट होती है, जहनी इस्तेदाद, जैसे आप क्लास में देख सकते हैं कि आपके पास हर तरह का बच्चा स्टूडेंट मौजूद होता है, ठीक है। आपके पास टॉपर्स भी हैं, आपके पास मीडियोकर्स भी हैं, आपके पास थोड़े से वीक स्टूडेंट्स भी होते हैं। तो ऐसे ही सोसाइटी के अंदर भी आप देख लें, आपको तकसीम मिलेगी हर चीज़ में। आप देख लो अफ्रीका के अंदर आपको कलर और मिलेगा, ठीक है, उनके बॉडी फॉर्म और मिलेगी, उनके हेयर कर्ली होते हैं। चाइनीज़ के अंदर आपको और करेक्ट, उनकी आइज़ और तरह की होती हैं, ठीक है, उनका स्टेचर और तरह का होता है। आप यूरोपियन साइड पे चले जाओ, वहाँ कुछ और मिलेगा आपको। इंडो पाक में आ जाओ तो यहाँ कुछ और मिलेगा आपको, ठीक है। तो ये जो डिफरेंट वेरिएशन है, ये इंसान में, वो कह रहा है कि ये इंसान में मिलेगी, और ये मोस्टली क्यों होती है? क्लाइमेट की वजह से होती है, इन्वायरमेंट की वजह से होती है, इन मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होती है, ठीक है। इसी वजह से कहते हैं दिमाग आपका इक्वल है, आप उसको यूटिलाइज ज़रूर करें, ठीक है। तो आप जितना यूटिलाइज करेंगे इसको, उतना ही आपको फ़ायदा होगा, क्योंकि इंसान यूज़ एंड डिस यूज़ ऑफ ऑर्गन जब हम पढ़ते हैं साइंस के अंदर, तो हम ये देखते हैं कि जितना किसी चीज़ को यूटिलाइज करेंगे ना आप, तो उतनी वो ज़्यादा अच्छी होगी। तो दिमाग को भी जितना आप यूटिलाइज करेंगे, उसकी बंद खिड़कियाँ खोलेंगे, तो उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो आप हमेशा कोई भी चीज़ पढ़ा करें, उसको कंपेयर किया करें, उसको सोचा करें, उसको देखा करें, और अपनी सोसाइटी से अपने ऊपर इम्प्लीमेंट करने की कोशिश किया करें। क्योंकि जितने भी ये जो ऑथर्स हैं या जितने भी इंटेलेक्चुअल्स हैं, इन लोगों की जो देखिए, अक्लमंद वही होता है जो कि किसी के तजर्बे से फ़ायदा उठाता है, ना कि ज़ीरो से इल्म हासिल करना शुरू कर दे, ठीक है। तो जो नॉलेज होती है वो किसी के इल्म के ऊपर बिल्ड हो के यहाँ पहुँची होती है। अब मुझे एग्जैक्ट सोर्स तो नहीं पता, आई गेस हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु का ही कॉल है कि अपने बच्चों की इज़्ज़त किया करो, क्योंकि वो तुम्हारे नॉलेज के ऊपर कदम रख के पैदा हुए होते हैं, ठीक है। तो उनकी रिस्पेक्ट ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि जब आप किसी की रिस्पेक्ट, बच्चों की आप रिस्पेक्ट करेंगे तो वो आपकी रिस्पेक्ट करेंगे। एनीवेज, नेक्स्ट आगे चलते हैं। आगे क्या बता रहे हैं जी? बट इट इज़ अ स्पीशीज़ बाय इटसेल्फ, लेकिन ये बेशक रंगो नस्ल कद कामत में मुख्तलिफ जितना मर्जी हो जाए, लेकिन ये रहेगा इंसान ही, ठीक है। स्पीशीज यानी ये रहेगा, एक ही नस्ल का रहेगा। एंड नॉट टू बी कंफाउंडेड विद एनी अदर, ये किसी और नस्ल के साथ इसकी आमेजिश या मिक्सचर नहीं बनाया जा सकता इसका। अब इस पॉइंट के अंदर जो वर्ड मीनिंग्स हैं उसको हम देख लेते हैं। डिस्टिंक्ट, वाजे, दूसरों से अलग, मुमताज। स्पीशीज, नो, नस्ल, जैसे बनी नो इंसान है, ठीक है, जैसे शेर की नस्ल अलग है, चीते की अलग है, ठीक है, इस तरीके से ये स्पीशीज है। एग्जिबिट, दिखाना, शो करना, बताना, ठीक है। स्लाइट, गैर अहम, मामूली, ठीक है। वेरिएशंस, फर्क, कलर का तो पता है आपको, रंग। एंड स्टेचर, साइज,
मेंटल कैलिबर जहनी काबिलियत जो होती है, ठीक है, जहानत वगैरह, और कंफाउंडेड अमेजिश मिक्सचर होना, उस दोनों का मिलाप कर देना या अमेजिश होना, इसको ये बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या बता रहा है, दैट द quadrupeds are a distinct family also. This family exhibits variations in color, size, food preferences and so on. But it is a family by itself. सेम अगले पॉइंट में बता रहा है quadrupeds। अच्छा, quadrupeds ये जो 4 टांगों वाले जानवर होते हैं, चौपाए, मवेशी वगैरह मोस्टली, ठीक है, these are distinct family too। ये भी एक अलग खानदान है, ठीक है, और इस फैमिली में भी सेम वही वेरिएशन है, रंग, नस्ल और खाना खाने की प्रेफरेंसेस जो है ना, ये सारी सेम है, ठीक है, लेकिन ये भी एक अपनी ही एक तरह की फैमिली है, जैसे इंसानों की फैमिली है। अगले पॉइंट में क्या बता रहे हैं जी मार्क ट्वेन, लास्ट पॉइंट में, अभी जो आज के लेक्चर का लास्ट पॉइंट होगा, that the other families, the birds, the fishes, insects and the reptiles etc. are more or less distinct also. They are in the procession. They are links in the chain which stretches down from the higher animals to man at the bottom. अब देखिए, बार बार जब वो ये जिक्र कर रहे हैं तो आपको कुछ सटायर नहीं फील हो रही, इसके अंदर एक तंज कर रहे हैं वो, कि इंसान जो है, बार बार वो इस बात को जता रहे हैं मार्क ट्वेन साहब, कि इंसान जो है वो हायर ऑर्गेनिज्म से, यानी जानवर अशरफ है, और इंसान जो है वो जिलत आमेज तहकीर का बायस बन चुका है, वो उससे तनज़्ज़ुली का शिकार हो चुका है। क्यों कह रहे हैं, ये आगे ये कंपेयर करेंगे चैप्टर के अंदर जाके, ठीक है। और ये आप अपनी सोसाइटी में भी देखिएगा कि हमारी सोसाइटी के अंदर कौन से ऐसे आप लोगों का बल्कि होमवर्क होगा, होम टास्क होगा, जैसे हम चैप्टर पढ़ेंगे, हाईलाइट करना अपने अंदर, मतलब आप बिल्कुल सिंसियर होके, ठीक है, और सोसाइटी के अंदर ये चीज़ देखना। देखिए, इंसान अपना आईना खुद होना चाहिए। अच्छा जी, अब थोड़ा सा इसको मज़ीद डिस्कशन के अंदर लेके जाने से पहले मैं आपको इसके वर्ड मीनिंग्स के बारे में ज़रूर बताना चाहूँगी। क्वाड्रुपेड्स, चौपाए, 4 टांगों वाले जानवर, डिस्टिंक्ट, मुनफरिद, ठीक है, प्रेफरेंसेस, तरजीहात, खाना खाने की जो तरजीहात होती हैं। थर्ड पॉइंट के देख लीजिएगा, बर्ड्स तो आपको पता है, परिंदे हैं जी, इंसेक्ट्स, हशरात, फिशेस को तो पता है, मछलियां हैं, रेप्टाइल्स, रेंगने वाले जानवर जो होते हैं, जैसे छिपकली वगैरह आपकी होगी, ठीक है, मगरमच्छ वगैरह जो रेंग के चलते हैं, अपनी बॉडी ज़मीन पर रेगल करके चलते हैं। एंड इसके अलावा डिस्टिंक्ट, वाज़े, ठीक है जी, प्रोसेशन, ज़ेर अमल, एंड दीज आर लिंक द चेन टू स्ट्रेचेस, स्ट्रेचेस मीन फैलाना। तो अब लास्ट पॉइंट में क्या बता रहे हैं कि जो दूसरे खानदान जो हैं, जैसे परिंदे, मछलियाँ, हशरात या फिर रेंगने वाले जानवर वगैरह, कमोबेश ये भी वाज़े हैसियत रखते हैं, डिस्टिंक्ट हैं ये भी, ठीक है, और ये भी दर्जाबंदी में, ग्रुपिंग्स में शामिल हैं, ठीक है। और इसी जंजीर की कड़ी है कि जहाँ से आला जानवरों से अदना जानवर जैसे कि इंसान, अब ये सटायर है, ठीक है, यहाँ पे आयरॉनिकली, अब आयरनी जो बयान करेंगे वो आगे हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट अपने लेक्चर्स के अंदर देख लेंगे कि आयरॉनिकली इन्होंने कैसे सितम ज़रीफ़ी का जिक्र किया है कि इंसान के अंदर ऐसी कौन सी खुसूसियात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर मार्क ट्वेन इतना स्ट्रॉन्ग एनालिसिस दे रहे हैं कि इंसान जो है वो एक हकीर जानवर है जो कि आला किस्म के जानवरों से वजूद में आया है, ठीक है, यानी उसकी जो वो ऊपर नहीं चढ़ा, जैसे डार्विन ने कहा कि सेंट हुआ है, लोअर ऑर्गेनिज्म से बढ़ता बढ़ता इंसान में तब्दीलियाँ अख्तियार करता करता आखिरकार अशरफुल मखलूक़ात और मौजूदा इंसानी जो कि ऊपर टॉप पे है, मौजूद प्रायोरिटी के ऊपर, वहाँ पे इंसान पहुँचा है। नहीं, उसने कहा डार्विन साहब गलत फरमा रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और ऐसा उसने क्यों कहा, क्योंकि आप वो देखिएगा, आप एनिमल्स के अंदर वो ऐसी चीज़ें कंपेयर करेगा और वो कंपेयर करने के बाद बताएगा कि ऐसा क्यों है। मैं चूँकि ज़ूलॉजी की भी टीचर हूँ, तो मैं ज़ूलॉजी की हिसाब से भी जब स्टूडेंट्स को पढ़ाती हूँ तो मैं ज़रूर बताती हूँ, या जब भी हम फोटोसिंथेसिस डिस्कस करते हैं या कोई भी चीज़ डिस्कस करते हैं तो मैं उनको बताती हूँ कि इन चीज़ों की ये क्वालिटीज़, ये ट्रेड्स आप देखें कि ये एक दूसरे के साथ कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, कोऑपरेट कर रहे हैं, और इंसानी नस्ल को आप देख लें कि वो कैसे एक दूसरे की टांगें खींचने में लगे हुए हैं। तो ये इस तरह की चीज़ों को कंपेयर करके मार्क ट्वेन ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। होपफुली आप लोग इसका सेंट्रल आइडिया, जितने भी मैंने 1-2 पैराग्राफ पढ़ाए हैं, वो आपको समझ आ गया होगा। तो अभी जी ये ऑब्वियसली अभी काफ़ी लंबा चैप्टर इन द सेंस जिस तरह मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ उस हिसाब से थोड़ा सा आगे लंबा चलेगा, तो इसको हम इंशाल्लाह मज़ीद देखेंगे। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई चीज़ समझ नहीं आई तो कमेंट्स के अंदर आप बता सकते हैं, उस पर एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगेन लास्ट में वही, डू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन ताकि आपको मज़ीद ये पता चलता रहे कब मेरा नेक्स्ट लेक्चर आएगा। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।